नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फिर से एक नया वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ राकेश, आप देख रहे हैं रियलिटी ऑफ बंगाल। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है, बांग्लादेश में इलेक्शन हो चुका है और बीएनपी पार्टी जो था वो फिलहाल जीतते हुए नज़र आ रहा। तो इसी के लिए कल एक वीडियो रिजवान सर की आया है यूट्यूब पे। तो वीडियो काफ़ी अच्छा है, मैंने भी देखा है, तो सोचा आप लोगों संग भी थोड़ा शेयर करें, समझे भारत और बांग्लादेश का रिश्ता कैसा होगा आने वाला दिन। इसी के लिए वीडियो है बांग्लादेश इलेक्शन 10 मिनट एनालिसिस। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो के एंड में करते हैं बात। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जना? तो आज किस पर बात होगी बांग्लादेश के इलेक्शन पे, जिसपे हम सबकी नजर थी भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से और हमारे पड़ोसी होने के नजरिए से। तो फाइनली जब शेख हसीना के खिलाफ एक युवा क्रांति जिसको कहा गया था, या यूथ क्रांति, स्टूडेंट क्रांति उठी थी और वो बांग्लादेश छोड़कर भागी थी, भारत ने उनको पनाह दी थी। पनाह इसलिए ही दी थी कि अगर वो बांग्लादेश में रहती या अपने पैलेस में मिलती तो शायद उनकी हत्या कर दी जाती। और वैसे तो बड़ी उम्र की थी, लेकिन कुछ भी हो सकता था, कहो बलात्कार भी हो गया होता, कोई भरोसा नहीं है भाई। तो साहब, उनके जाने के लगभग 19 महीने बाद फाइनली फिर छिली मुर्गी आ जाता है। छिली मुर्गी अपनी हैसियत औकात भूल जाता है। छिली मुर्गी को भेजने वालों को यह पता चल जाता है कि यह बांग्लादेश हमारे हिसाब से नहीं चला पाएगा, इसके कंट्रोल से बाहर जा रहा है। तो फिर दूसरे डार्क प्रिंस तारिक रहमान को भेजा जाता है। डार्क प्रिंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपनी मां के पीछे से हमेशा राजनीति करते थे, सामने नहीं आते थे। संजय गांधी का दौर याद है ना? तो लगभग ये वैसे ही कुछ कुछ माने जाते थे। और ये 17 साल से एग्जाइल में थे, लगभग जब से शेख हसीना पावर में आई थी। 2001 से 2006 तक ये भी पावर में थे और वो बहुत ही खराब दौर बांग्लादेश का माना गया था, जहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट बांग्लादेश में सन 71 के बाद उसको खाद पानी दिया गया था। प्रो चाइना सेंटिमेंट को खाद पानी दिया गया था और कट्टरवाद को खाद पानी दिया गया था। यह बात समझनी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नकारात्मक नहीं होना चाहिए। इतने साल बाद विदेश से लौटे हैं, अब देखते हैं ये आकर अपनी पॉलिटिकल इनिंग कैसे खेलते हैं। लगभग 60% वोट पड़ा है, जो मेरे हिसाब से काफी है। वो बात अलग है कि शेख हसीना ने इस पर आपत्ति भी जताई, इन इलेक्शंस को काउंटरमांड करने के लिए भी बोला, बांग्लादेश की जनता की हेल्प भी करी कि आप शुक्रिया भी किया कि आप इस इलेक्शंस को बॉयकॉट कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन उसका धरातल पर इतना असर नजर नहीं आया और लगभग 299 सीट्स में से अभी ये अनफोल्डिंग स्टोरी है। लगभग 215 सीट बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की झोली में जाती नजर आ रही हैं और लगभग ये तय हो गया है कि तारिक रहमान अब बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। लेकिन यहां पर देखने वाली बात एक और भी है मेरे साथियों, कि जमायत को अच्छा रिस्पांस मिला है। 2015 में जमायत बैन हो चुकी थी। जो लिबरेशन की लड़ाई हुई थी उसमें जमायत ने पाकिस्तान का साथ दिया था। घोर कट्टरवाद पार्टी है, आतंक परस्त है और एंटी इंडिया है। आखिर आते आते इन्होंने कुछ अपना मॉडरेट चेहरा सामने लाने की कोशिश की थी और उसके दम पर शायद ये 75 सीट पहुंच गए हैं। और जहां तक मेरा अनुमान है साथियों, ये अभी तक बांग्लादेश में जमायत का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आने वाले वक्त में देखना होगा कि जमायत एज द मेन ऑपोजिशन पार्टी बांग्लादेश में क्या रंग दिखाती है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अपना ट्वीट किया है, आई कन्वे माई वार्म कांग्रेचुलेशंस टू मिस्टर तारिक रहमान ऑन लीडिंग बीएनपी टू अ डिसिसिव विक्ट्री। उसके आगे लिखते हैं, द विक्ट्री शोज द ट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ बांग्लादेश इन योर लीडरशिप। सही है। इंडिया विल कंटिन्यू टू स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिव एंड इंक्लूसिव बांग्लादेश। I look forward to working with you to strengthen our multifaceted relations and advance our common development goals. तारिक रहमान जब लौट के आया था, उसकी एक चीज में फॉलो करके चल रहा था। एक तो ज्यादा एंटी इंडिया प्लैंक उसने नहीं लिया इस इलेक्शंस में, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट करा जाए और वो बांग्लादेश वापस आए। अपनी पूरी कैंपेन में वो ये वाला एलिमेंट लेकर नहीं आया।
अब देखना है कि आगे ऊंट किस करवट बैठता है। मेरे हिसाब से अभी भी वो खानापूसी अलग बात है, तारिक रहमान शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेजा जाए, इसके लिए ज्यादा प्रेस नहीं करेगा। एक चीज वो जानता है, फांसी हम दे नहीं सकते, और दूसरी चीज वो जानता है कि शेख हसीना अगर बांग्लादेश की धरती पर आ गई, भले जेल में आ गई, तो पॉलिटिकली उसका रिवाइवल और मजबूत हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शेख हसीना के वापसी की वो बात नहीं करेगा। आने वाले वक्त में जमायत से वो बेटर पॉलिटिकली करेक्ट रहेगा। बेटर रहेगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्योंकि ये भी एक मंजी हुई फैमिली से है, और हमें याद रखना चाहिए कि ये ही फैमिली है जिसने बांग्लादेश को चाइना के साथ क्लोज करने की कोशिश की थी। पर यहां पर इतनी बात कहने की हिम्मत जरूर कहूंगा कि भारत को अब एक काम कर लेना चाहिए। शेख हसीना जी को पनाह दे दी, सब कुछ कर दिया, बीच में उनके बयान भी आने लगे थे, इस इलेक्शन को लेके भी उनके बयान आए हैं। अब भारत को उनसे कह देना चाहिए कि आप आराम से ठंड रखकर बैठिए, सेफ है, सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश को लेकर कोई ऐसी बयानबाजी दिल्ली की सरजमी से, भारत की सरजमी से ना करिएगा जो हमारे और बांग्लादेश के रिश्तों में दरार पड़े और वहां पर जमायत को या ऑपोजिशन को या किसी को मौका मिले दिल्ली को टारगेट करने का। इतना मेरे यारों अब जरूर कर लेना चाहिए कि शेख हसीना दिल्ली को एंटी बांग्लादेश गवर्नमेंट लॉन्चिंग पैड की तरह इस्तेमाल ना करें। ये मेरा पर्सनल एक टेक है। बहुत से एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं, क्योंकि इनके जो अब्बा हजूर थे ज़ियाउर रहमान, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने 1971 में जिनको शेख मुजीबुर रहमान ने बोला था बांग्लादेश रेडियो पर अनाउंस, तब वो बांग्लादेश रेडियो हो चुका था ईस्ट पाकिस्तान, अनाउंस करने के लिए कि अब ये देश आजाद हो चुका है पाकिस्तान से। तो एक तरह से कुछ लोग इनको भी एक फादर ऑफ द नेशन माना करते थे, और प्रो लिबरेशन माना जाता है कि लिबरेशन की जो बांग्लादेश से पाकिस्तान से अलग हुआ था बांग्लादेश, उसके इनकी फैमिली फेवर में थी। लेकिन आगे आके जब इनको सत्ता मिलनी शुरू हुई तो वो चीज भारत के प्रति इनका जो एक ग्रेटिट्यूड था या जो झुकाव था साथियों, वो देखने को नहीं मिला। तो आगे अभी हम इसको, जैसा मोदी जी ने कहा है, इसको एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बोल सकते हैं पॉलिटिकली करेक्ट होते हुए। कुछ एक्सपर्ट्स हो गए, जैसे हर्षवर्धन जी हो गए, आईएफएस रहे हैं, इस टाइम राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये वोट ये बताता है कि अभी भी लोग सन 71 की लिबरेशन की, आजादी की लड़ाई के को एक पैरामीटर बनाकर वोट डाल रहे हैं। तो यहां मैं हर्षवर्धन जी से बिल्कुल भी एज अ छोटा सा मंच, एज एन एनालिस्ट या स्कॉलर या स्टूडेंट, बिल्कुल भी यहां सहमत नहीं हो कि इस इलेक्शन का असर इस मारे ये देखने को मिला है क्योंकि लोग अभी भी सन 71 की आजादी की लड़ाई को याद करके इनको वोट दे रहे हैं। नहीं, वहां पर आजादी सन 71 की लड़ाई के सारे चिन्ह तोड़ दिए गए हैं और किसी ने उसका वहां पर निकल के विरोध भी नहीं किया है। और तारिक रहमान जब लौट के आया था तो उसने इस बात का भी विरोध नहीं किया था। तो सन 71 से मैं इसको जोड़ के नहीं देख रहा हूं, लेकिन हाँ इतनी बात तय है कि जमायत की तरह ये खुला नाच और नंगा नाच कट्टर परस्ती के लिए या एक्सट्रीमिज्म के लिए या पाकिस्तान के तरफ रुझान के लिए ये इतना खुला नाच नहीं करेंगे। इन्होंने बोला भी था ना दिल्ली ना रावलपिंडी, समथिंग लाइक दैट, ना पिंडी ना दिल्ली। तो अब देखते हैं ये दिल्ली से कितना दूर रहते हैं और पिंडी से कितना दूर रहते हैं। ऐसा ना हो ये पिंडी से भी दूर रहें और दिल्ली से भी दूर रहें और जाके बीजिंग की गोद में बैठ जाएं। तो अभी ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है, आगे आगे देखेंगे कैसे अनरोल करता है। हाँ, इस इलेक्शन के साथ साथ एक जनमत संग्रह भी हुआ है, अगर बहुत से लोगों को ना पता हो बता दूं, यानी कि रेफरेंडम हुआ है और उसमें 4 पॉइंट डाले गए हैं और उसका जवाब सिर्फ यस और नो में दिया गया है। और उसमें यह भी है कि प्राइम मिनिस्टर के नंबर ऑफ टर्म्स लॉक किए जा रहे हैं, अमेरिका की तरह 2 बार, यानी 10 साल वहां प्रधानमंत्री रहेगा। कुछ ऐसे भी प्रावधान डाले गए हैं कि राष्ट्रपति के पास और पावर्स आ जाएं, जैसा कि ये लोग मानते हैं कि शेख हसीना के दौर में एक तरह से एक सॉफ्ट डिक्टेटरशिप देखने को मिली, वो आगे भविष्य में देखने को ना मिली। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं, सोशल जस्टिस के रिफॉर्म्स हैं, और अब क्योंकि छिली मुर्गी का दौर खत्म हो गया है, एक लीडरशिप का जो एक बांग्लादेश एक तरह से बिना लीडर के हो गया था, वो दौर जो खत्म हो गया है, ये नया दौर जो शुरू हो रहा है। तो भारत की डिप्लोमेसी से ज्यादा मैं ये वॉच करूंगा ये बांग्लादेश के कम से कम हिंदुओं के लिए कैसा है।
क्योंकि ये 17 साल बाहर 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 से आए हैं, तो शायद इनकी अप्रोच थोड़ी सेकुलर हो, इंक्लूसिव हो। तो अभी ना ये खुश होने वाली बात है, ना ये मातम वाली बात है कि भैया इंडिया की डिप्लोमेसी खतरे में आ गई है, नेबर अब हमारे एंटी हो गया है। वक्त बताएगा, 6 महीने लगेंगे समझने में कि तारिक रहमान कौन सी करवट बैठता है और चाइना और पाकिस्तान यहां कितना घुस पाते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। तो चलिए दोस्तों, वीडियो ख़त्म हो चुका है और काफ़ी कुछ जानने को मिला। एक चीज़ दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, एक चीज़ तो अच्छा हुआ। अच्छा क्या हुआ? सबसे बड़ा जो बांग्लादेश में प्रोटेस्ट कर रहा था, जो स्टूडेंट, सबने सोचा था जो स्टूडेंट का जो पार्टी है वो कुछ करेगा, मगर जितना अभी तक खबर आया, जो उन्हें सिर्फ 6 सीट मिला, सिर्फ 6 सीट। सोचो, जो स्टूडेंट बांग्लादेश की सत्ता जबरदस्ती उखाड़ के फेंक देता है, उसी स्टूडेंट को, जाहिर सी बात है, 6 सीट माला हो गया ना। हम्बा तम्बा जितना करना था कर दिया, इलेक्शन भी हो गया। अब तुम्हारा क्या होगा? अब क्या होगा तुम्हारा? बात दोस्तों क्या होगा नहीं होगा, हमें बांग्लादेश का अंदर क्या हो रहा नहीं हो रहा, इसे हम लोग यहाँ से बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ का हालात, क्योंकि बांग्लादेश हम भी गया, वहाँ का जो सिचुएशन है, वहाँ का जो हालत है, वो शेख हसीना का टाइम में भी जो था, बीएनपी का टाइम में भी वो है। और अभी जो छिली मुर्गी रिजवान सर ने बोला है, डॉक्टर यूनुस, डॉक्टर तो कैसा डॉक्टर है मैंने आज तक देखा नहीं। कम से कम छिली मुर्गी का भी राज खत्म हुआ। चलो देखते हैं, हम तो यही चाहेंगे इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन फिर से एक अच्छा हो, ताकि दोनों एक पड़ोसी है, रिलेशन अच्छा रहेगा तो वो भी शांति में रहेगा, हम भी शांति में रहेंगे। अब देखना है, इलेक्शन हुआ कैसा क्या होता है, जैसा जैसा आगे दिन आएगा वैसा वैसा आप लोगों को अपडेट देते रहेंगे। बहुत से आदमी सोचते होंगे, जो तुम रिजवान सर की वीडियो बार बार रिएक्शन क्यों देते हो? दोस्तों, हर एक इंसान का एक हीरो होता है, हर एक इंसान का एक गुरु होता है। मैंने जब सोशल मीडिया में नहीं आया था, जब मैं यूट्यूब नहीं देखता था, शुरुआत जब जिस दिन से मैंने शुरुआत किया यूट्यूब देखना, और मैं रिजवान सर को बहुत पहले से फॉलो करता हूँ। बहुत अच्छा बकता है, अच्छा बारीकी से समझाता है, कुछ लोगों को जलता है, कुछ लोगों को सीखने को मिलता है, कुछ लोगों को जानने को मिलता है। हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को, आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आके अपना राय जो कहना है आप कह सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो एक और अच्छा आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।